हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हमारी क्लास चलती है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें हमारा आज का लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर 21 जो है वो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक यूनिट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज यूनिट नंबर ये फर्स्ट है, 2 पहले कराई थी हमने, 1 अब करा रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस हमारी यूनिट का नाम है, और जिसमें हमारा टॉपिक, इस यूनिट का 2 टॉपिक हमारे पहले हो चुके हैं, यानी टॉपिक 2 हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन भी 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का 3 है और टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 टॉपिक हैं, एक डाइपोल मोमेंट और एक डाइपोल मोमेंट से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे रिलेट करता है। ठीक है, ये है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर क्वेश्चन को आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, जिससे कि आप उसको अच्छे से याद कर सकें और अपने एग्जाम में एकदम एज इट इज ऐसे ही लिख कर आ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पहले तो इतना क्वेश्चन ये हो गया, पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन को, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइपोल मोमेंट। उसके बाद है हमारा हाउ डाइपोल मोमेंट इज रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ये जो टर्म है हमारा डाइपोल मोमेंट, ये क्या है, पहले ये हमें बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इस टर्म डाइपोल मोमेंट टर्म से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद हाउ डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कैसे रिलेटेड है, यानी कैसे संबंधित है, ये भी हमें इसमें समझाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इतना समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट, हमें डाइपोल मोमेंट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से रिलेशन बताने के लिए हमें पहले डाइपोल मोमेंट को समझना होगा, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से उसका रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर समझते हैं। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, जब 2 समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स के ठीक बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बने कोवैलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, तथा ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, कहते हैं, जैसे कि हमारा हो गया H2, Cl2, O2, N2, etc। ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ये सब क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में क्योंकि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देखिए, हम इसमें से एक आध का फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो ले लिया, तो हाइड्रोजन देखिए, दोनों के एटम्स देखिए, आप इसमें एक को हमने डॉट से शो कर दिया, एक को क्रॉस से, ताकि जो है आप दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट नजर आए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इस हाइड्रोजन से लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रखता है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और एक इस वाले हाइड्रोजन का ले लेंगे, और दोनों क्या करेंगे, कोवैलेंट यानी ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करने के बाद हमारा क्या होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड का बीच में फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आप जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ, तो H2O मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने होते हैं हमारे, बाहरी कितने होते हैं, बाहरी हमारे होते हैं, चलिए हम लोग लिख लेते हैं 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, ठीक है, और 3D, क्लोरीन नंबर 17, यही तो होता है क्लोरीन नंबर 17। देखिए 1H2, 2H2, 2P6, 6 और 6 12 और 5 17, तो बाहरी कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। ठीक है, 5 नहीं, बाहरी हमारे 7 होते हैं। कितने होते हैं हमारे, 7। तो देखिए, हमने 7 ही बाहरी रखा रखे हैं, क्योंकि हम बाहरी वाली जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है उसी के हम इलेक्ट्रॉन्स को बताते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट वाली हमारी सेल है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 है, 5 और 2 7। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन देखिए हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और इसमें भी 7। ठीक है, क्लोरीन
मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन आइटम है जिनके हमने इलेक्ट्रॉन को एक को क्रॉस से बता रखा है और एक को डॉट से, ठीक है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये इस वाले क्लोरीन से लेकर ओवरलैपिंग करेगा और एक इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दो क्लोरीन एटम्स के बीच में क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे क्लोरीन एटम का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही हमारा ऑक्सीजन एटम करेगा, ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन एटम करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ गया है। एक काम करता हूँ, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे फिर बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे इसके आगे। तो देखिए इसके आगे क्या था, अभी हमने समझा था कि जब दो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जो होते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स के, ठीक है, तो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको H2 बताया था, O2 बताया था अभी, और C2 बताया था, यही सब तो अभी एग्जांपल बताए थे। तो वो समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एक पर चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मैंने H2 अभी यहाँ ले लिया, तो H एक होगा और एक H और होगा, तो ये दोनों H मिलके ही तो H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो H पर जो चार्ज होगा वही हमारे दूसरे वाले H पर भी वही चार्ज होगा सेम, ठीक है, क्योंकि एटम एक ही है, ठीक है, एक ही कैटेगरी के दोनों H ही है, ठीक है। तो जब समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में कोवेलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था तो उनके जो बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे वो क्या होते थे, दोनों एटम्स के ठीक बीच में प्रेजेंट रहते थे, जिससे जो है उन्हें हम नॉन पोलर बोलते थे, ठीक है। वो एक पोल की तरफ नहीं जाते, पोलर का मतलब यानी पोल जो पोल की तरफ जाए, और नॉन पोलर का मतलब जो पोल की तरफ अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो देखिए चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। लेकिन जब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, उसमें क्या था, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स की ओर यहां पे लिखना पड़ेगा, की ओर, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। किसमें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की ओर अधिक अट्रैक्ट हो जाता है। और उसमें क्या होता था, जब सेम होते थे दोनों, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते थे तो वो बीच में ठीक प्रेजेंट रहता था। लेकिन जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स की ओर थोड़ा सा क्या हो जाता है, हमारा अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कम, देखिए यहाँ पे कम, अधिक वाले पे क्या आ जाता है, अधिक वाले पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं उन पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बने बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और तथा इस प्रकार से जो हमारे मॉलिक्यूल बनते हैं उनको हम पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पोलर वहां पे नॉन पोलर था, ठीक है, जो अभी मैंने इससे पीछे वाला जो अभी मैंने इरेज कर दिया उसमें नॉन पोलर था। नॉन पोलर में एटम ठीक बीच में प्रेजेंट होते हैं, ना ही वो इस पोल पे, जैसे देखिए मॉलिक्यूल के दो पोल होते हैं, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये, इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में प्रेजेंट है, ना इस तरफ गया ना इस तरफ गया। मान लीजिए ये कोई जगह है, ठीक है, एक इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये एक साउथ पोल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में प्रेजेंट है तो ये नॉन पोलर हो गया, क्या हो गया हमारा, ये नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। और यदि इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक की तरफ, अगर इस तरफ है तब भी पोलर है और इस तरफ है तब भी पोलर है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर पोल की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि डिफरेंट एटम मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि डिफरेंट एटम क्या होंगे, उसमें सेम एटम थे, इसमें डिफरेंट एटम। तो एक हमने सबसे पहले HF ले लिया, इसमें देखिए H डिफरेंट है और F भी डिफरेंट है। और HCl मॉलिक्यूल में हमारा एक H एटम है और Cl मॉलिक्यूल दोनों डिफरेंट है। उसके बाद H2O में H डिफरेंट है, O डिफरेंट है। फिर NH3 में N डिफरेंट है और H डिफरेंट है, ठीक है, ETC।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें एटम यूज हुए हैं इन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक ये देगा, तभी तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने फॉर्मल चार्ज में पीछे पढ़ा था, जो इससे प्रीवियस लेक्चर है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, इसमें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कौन है, हमारा क्लोरीन एटम है। क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो नेगेटिव हम उसको बोलते हैं, नेगेटिव जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन इसीलिए नेगेटिव चार्ज वाला है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो इस पर तो हमारा पार्शियल नेगेटिव आएगा। देखिए जैसे कि यहां पर बताया गया है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ये है, यहां से पता लग रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए ये आ गया, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। क्लोरीन के पास ज्यादा है तो ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके पास कम है हाइड्रोजन के तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखिए HCl को ले लिया। अब हम चलिए ले लेते हैं हम H2O, ठीक है। H2O को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह मैंने H2O ले रखा है। H2O में क्या है, एक H एटम है और एक H एटम है, बीच में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो आप इसमें ये बताइए अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऊपर के ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास। और हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास 6 है तो ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस पर क्या होगा, ये देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसके बीच में, ठीक है। और इससे लेंगे एक इससे लेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये इससे लेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इससे भी लेगा। देखिए ऑक्सीजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन से इस वाले हाइड्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले से एक ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले ऑक्सीजन से ओवरलैपिंग कर ली, इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले ऑक्सीजन से ओवरलैपिंग कर ली एक एक इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पे आता है जो कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है। ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और पार्शियल को जो होता है हम डेल्टा से यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये वाला डेल्टा, ठीक है। तो और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर आता है, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की ओर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। तो यानी ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास ज्यादा जाएगा, हमारे ऑक्सीजन एटम के पास, इसका भी ऑक्सीजन एटम के पास, इसमें हमारे क्लोरीन एटम के पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड जाएगा क्योंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है जैसा कि यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे कि हमारा डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है। अभी हमने पोलर समझ लिया, नॉन पोलर समझ लिया, ठीक है। अब हम डाइपोल समझेंगे होता क्या है, क्योंकि डाइपोल के अंतर्गत ही पोलर और नॉन पोलर आता है। नॉन पोलर जो कि डिफरेंट एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं तो वो नॉन पोलर होते हैं, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं तो वो पोलर एटम डिफरेंट वाले पोलर होते हैं। और जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं वो हमारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अब अपनी मेन डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो कि डाइपोल की अब मेन डेफिनेशन आई, ठीक है। इससे पहले हम क्या समझ चुके हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ लिया, उसके बाद पोलर समझ लिया, ठीक है। तो अब हम समझेंगे डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब डेफिनेशन समझ में अच्छी आएगी आपको, क्योंकि आप नॉन पोलर और डाइपोलर दोनों बॉन्ड और दोनों मॉलिक्यूल समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए
अतः डाइपोल मोमेंट को हम फॉलोइंग टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को जो है फॉलोइंग टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे किसी पोलर मॉलिक्यूल, अब पोलर जो मॉलिक्यूल मैंने कहा है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए पोलर कौन से होते हैं, जिनमें हमारे दो चार्ज हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, वो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिस एटम पर, उसकी तरफ बॉन्ड जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब उस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जिस पर कम होती है उस पर उससे दूर हो जाती है। ठीक है, उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसके किसी एक एटम पर प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर हमारा चार्ज प्रेजेंट होगा। क्लियर, मैं आपको भी पीछे बता चुका हूं। तो चार्ज की मात्रा प्रेजेंट होती है, मतलब दोबारा से पढ़ लेते चलिए, किसी पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसके किसी एक एटम पर प्रेजेंट चार्ज की मात्रा तथा दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। समझ में आ गया? जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। ठीक है, इसे हम न्यू से डिनोट करते हैं। किसे? डाइपोल मोमेंट को। समझ में आ गया? इस डाइपोल मोमेंट को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके आगे चलिए जाते हैं। माना किसी मॉलिक्यूल के एटम्स पर Q कूलाम का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तथा उसके दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस d है, तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो हम पोलर मॉलिक्यूल को समझते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, ये है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जिसपे चार्ज डिफरेंट हो, देखिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों एटम मिलके पोलर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? दोनों पे डिफरेंट चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी वो पोलर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। तो देखिए, दोनों चार्ज किसी एक एटम पर प्रेजेंट चार्ज होगा और बीच की डिस्टेंस कितनी होगी दोनों एटम्स की? d। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया गया है? किसी पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है उसके किसी एक एटम पर प्रेजेंट चार्ज की मात्रा यानी Q तथा दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस यानी d। ठीक है, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसे न्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए, किसी एटम पर चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल के किसी एक एटम पर चार्ज प्रेजेंट है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही जो है वो हमारा क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट कहलाता है। और यही हमने माना है कि किसी मॉलिक्यूल के एटम के बीच का जो आवेश है वो कितना है? Q है, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की वो हमारी क्या है? स्मॉल d। ठीक है, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, आपको अगर डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ठीक है, साइड में मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल से संबंधित है। ठीक है, यूनिट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी डिबाई। क्या होती है? डिबाई। डाइपोल मोमेंट की जो हमारी यूनिट होती है वो डिबाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। याद रखिएगा, ये कैपिटल डी है जो कि यूनिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये एटम्स के बीच की डिस्टेंस है जिसे हमने डी से, स्मॉल डी से डिनोट किया। राइट, फिर उसके आगे इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 10 की घात -10 यानी 10⁻⁻10 ESU। ई का मतलब इलेक्ट्रो और एस का मतलब स्टैटिक और यू का मतलब यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है 10 की घात -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तथा दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। अब हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो तब क्या होता है? चलिए पहले इसको एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज करके ये आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर निकाल के। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, हमें इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो देन क्या लिखेंगे हम?
ठीक है, क्योंकि चूंकि लिखा है, चूंकि के बाद या तो आप इसलिए लिख लीजिए या फिर तब, इसलिए लिख लीजिए। इसलिए को कैसे लिखते हैं, या तो सो या फिर ये इसलिए का साइन होता है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। चूंकि का ऐसे होता है, इसलिए का, तो इसलिए इस फॉर्मूले में रख लेते हैं न्यू इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये बोल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये यू है, ये न्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई, एंड डिस्टेंस कितनी है दोनों एटम्स के बीच में, डिस्टेंस है हमारी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। आप चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं मल्टीप्लाई में जो होता है हमारी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, यानी 10 सेम ही रहेगा, हमारा बेस सेम ही रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस की माइनस माइनस प्लस, और जिसका साइन बड़ा होगा उसकी यहाँ पे लग जाएगी, यानी 18। इतना तो आप सभी जानते होंगे। तो देखिए ये आंसर हो गया, और इसका हो जाएगा ESU सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है इसको। अब इसको हटाने के लिए हमारे पास एक यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं डीवाई, ठीक है। तो 10⁻⁻18 डीवाई, डी कैपिटल, ठीक है, डी वाई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डीवाई, जिसको हम शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि एक डीवाई में हमारा एक डीवाई इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो आप ये बता दीजिएगा 1 डीवाई, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 1 डीवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, और ये न्यू का हमारे डाइपोल मोमेंट का जो आंसर है वो इतना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम लोग आज डाइपोल मोमेंट पूरा कंप्लीट कर पाए, डेफिनेशन और उसको कैसे कैलकुलेट किया हमने, उसकी वैल्यू कितनी आई, और 1 डीवाई इज इक्वल टू क्या होता है वो हमने समझ लिया आज। अगला हमारा होगा कि मॉलिक्यूलर, मतलब हमारा क्वेश्चन इतना सॉल्व हो चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद हाउ डाइपोल मोमेंट इज रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से डाइपोल मोमेंट कैसे रिलेट करता है, ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 23 में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो, तो कोई भी या क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, तो तुरंत हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यदि आप लोग नोट्स वगैरह कुछ चाहते हैं तो हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ज्वाइन होके हमसे आप जो है नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।